फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। आज हम दोस्तों एनसीईआरटी बुक चैप्टर 15 इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज क्लास 9th साइंस का बायोलॉजी लेके आए हैं। तो यह हमारा दोस्तों पार्ट 2 है। यह पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले हमने पार्ट 1 डाल दिया है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो पार्ट 2 हम टेबल 15.1 के नीचे से शुरू करेंगे, डिफिशियंसी पैराग्राफ से। तो दोस्तों हम स्टार्ट कर रहे हैं। डिफिशियंसी ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स अफेक्ट्स फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस इन प्लांट्स इंक्लूडिंग रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड ससेप्टिबिलिटी टू डिजीजेज। यानी कि जब इन सभी न्यूट्रिएंट मैक्रोन्यूट्रिएंट या मैक्रोन्यूट्रिएंट की जब डिफिशियंसी हो जाती है तो अफेक्ट करता है फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, कुछ शारीरिक प्रक्रिया में प्लांट के कमी होने लगती है, जैसे रिप्रोडक्शन, ग्रोथ और ससेप्टिबिलिटी टू डिजीजेस से लड़ने की क्षमता। टू इंक्रीज द यील्ड द सॉइल कैन बी इनरिच्ड बाय सप्लाइंग दिस न्यूट्रिएंट इन द फॉर्म ऑफ मैन्योर और फर्टिलाइजर। तो मैन्योर और फर्टिलाइजर, उर्वरक और खाद दे करके उनके जो सॉइल का न्यूट्रिएंट बढ़ा करके उनका यील्ड इंक्रीज कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैं बता दूँ, व्हाट आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड वाई आर दे कार मैक्रोन्यूट्रिएंट। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट वो होता है जो कि ज़्यादा मात्रा में पौधों में पाया जाता है, जैसा कि हमने यहाँ पर आपको पढ़ाया था। इन लार्ज क्वांटिटीज़, यह जो है कि लार्ज क्वांटिटीज़ में पाए जाते हैं। एंड आर देयर फोर कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। यह 6 होते हैं। तो यह आंसर लिख देंगे इनका, यही आंसर होगा। और वाई आर दे कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट, उन्हें मैक्रोन्यूट्रिएंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि पौधों में ज़्यादा पाए जाते हैं, यानी कि लार्ज क्वांटिटीज़ में ज़रूरत पड़ती है उस पौधों को, तो इसलिए उसको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। और हाउ टू प्लांट्स गेट न्यूट्रिएंट, तो प्लांट, यह सेकेंड क्वेश्चन है दोस्तों। तो प्लांट गेट न्यूट्रिएंट इन सॉयल, सॉयल से न्यूट्रिएंट प्लांट पाते हैं, और वाटर से और एयर से, यही स्रोत हैं न्यूट्रिएंट पाने का। जैसे कि ऊपर हमने आपको एयर, वाटर, सॉयल, यह सोर्स आप लिख देंगे तो भी चलेगा कि प्लांट कहाँ से न्यूट्रिएंट पाते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। मेन्योर, मेन्योर का मतलब दोस्तों होता है खाद। मेन्योर का मतलब खाद होता है। मेन्योर जो होता है नेचुरल होता है, मेन्योर नेचुरल होता है। और फर्टिलाइजर दोस्तों सिंथेटिक होता है, यह याद रखिएगा। मैन्योर का मतलब खाद होता है। मैन्योर कंटेन्स लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। मैन्योर जो है कि लार्ज क्वांटिटी में ऑर्गेनिक मैटर को कंटेन करता है। एंड आल्सो सप्लाइज स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल, और बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज के तत्व सॉइल में पाया जाता है। मैन्योर इज प्रिपेयर्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एक्सक्रेटा एंड प्लांट वेस्ट। मैन्योर जो है कि डिकम्पोजिशन, जो अपघटन की प्रक्रिया होती है जिसमें बैक्टीरिया वैक्टीरिया सॉइल में किसी भी मैटर को वो करते हैं, सड़ा देते हैं, एनिमल एक्सक्रेटा और प्लांट वेस्ट। मैन्योर हेल्प्स इन इनरिचिंग सॉइल विथ न्यूट्रिएंट एंड ऑर्गेनिक मैटर एंड इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। द बल्क ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन मैन्योर हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द सॉइल स्ट्रक्चर। लेकिन यह दोस्तों मैन्योर का डिसएडवांटेज मैं आपको बता दूं, यह बल्क होता है, यानी कि भारी होता है, यही इसका डिसएडवांटेज होता है। ऑर्गेनिक मैटर इन मैन्योर हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द सॉइल स्ट्रक्चर। दिस इन्वॉल्व्स इंक्रीजिंग द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इन सैंडी सॉइल्स। इन क्लेयर सॉइल्स द लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर हेल्प इन ड्रेनेज। क्लेयर सॉइल, जो क्लेयर सॉइल होता है उसमें लार्ज क्वांटिटीज़ में ऑर्गेनिक मैटर जो है कि हेल्प करता है ड्रेनेज में। और तो लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर हेल्प इन ड्रेनेज एंड ऑर्गेनिक मैटर हेल्प इन ड्रेनेज एंड इन अवॉइडिंग वाटर लॉगिंग। यानी कि ये जो लार्ज क्वांटिटी में जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, जैसे क्लेयर सॉइल में, यह ड्रेनेज, पानी का रिसाव, और इन अवॉइडिंग वाटर लॉगिंग, वाटर लॉगिंग को थोड़ा अवॉइड। इन यूजिंग मैन्योर वी यूज बायोलॉजिकल वेस्ट मटेरियल विच इज़ एडवांटेजियस इन प्रोटेक्टिंग आवर इन्वायरमेंट फ्रॉम एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर। हाँ दोस्तों, यानी कि मैन्योर जो है कि आवर इन्वायरमेंट को बढ़िया रखता है मैन्योर दोस्तों। और यूजिंग बायोलॉजिकल वेस्ट मटेरियल इज़ आल्सो, यानी कि ये
जब हम यूज़ करते हैं इनका, तो ये इन्वायरमेंट को उतना ज़्यादा पॉल्यूट नहीं करता है जितना ज़्यादा कि फर्टिलाइज़र पॉल्यूट करता है। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था, जितना ज़्यादा फर्टिलाइज़र जो है कि उससे ज़्यादा थोड़ा पॉल्यूट करते हैं। और इसका जो डिसएडवांटेज मैन्योर का, ये बल्कि होता है, इतना याद रखिएगा। बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल यूज्ड, मैन्योर कैन बी क्लासिफाइड एज फर्स्ट कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट। कंपोस्ट दोस्तों मैं आपको बता दूं, द प्रोसेस ऐसी प्रक्रिया इन विच फार्म वेस्ट मटेरियल लाइक लाइव स्टॉक एक्सक्रेटा, वेजिटेबल वेस्ट, एनिमल रिफ्यूज, डोमेस्टिक वेस्ट, यह टाइप है कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट, यह मैन्योर का टाइप है, जो कि एनिमल रिफ्यूज, एनिमल की गंदगी जो हम लोग लैट्रिन वूटिंग करते हैं, वेजिटेबल वेस्ट, वेजिटेबल के जो पील्स होते हैं, डोमेस्टिक वेस्ट, सीवेज वेस्ट, स्ट्रॉ, भूसा वूसा, इरेडिकेटेड वीड एटसेट्रा इज डिकम्पोज इन पिट्स इज नोन एज कंपोस्टिंग, उसी को कंपोस्टिंग बोलते हैं। द कंपोस्ट इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट्स। कंपोस्ट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग अर्थवॉर्म। दोस्तों अर्थवॉर्म जो हमारा मित्र है, उसके द्वारा कंपोस्टिंग जो है कि प्रोसेस हम लोग होता है अर्थवॉर्म के द्वारा भी। तो वर्म, इसी को दोस्तों वर्मी कंपोस्ट, जो कि अर्थवार्म के द्वारा जो कंपोस्ट प्रिपेयर्ड किया जाता है, प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ प्लांट एनिमल रिफ्यूज, इसको वर्मी कंपोस्ट दोस्तों अगर कोई पूछेगा आपसे वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है, तो द डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट थ्रू द कंजप्शन बाय द अर्थवॉर्म के द्वारा स्पेशली जो होता है, इसका वर्मी कंपोस्टिंग, इसी को वर्मी कंपोस्टिंग दोस्तों बोलते हैं। मैं आपको एक किताब के जरिए आपको दिखा सकता हूँ वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है। तो हाँ दोस्तों, मैं आपको पीडीएफ के जरिए यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि वर्मी कंपोस्टिंग होता क्या है। द डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट थ्रू द कंजप्शन बाय द अर्थवॉर्म इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग। यानी कि जो डिग्रेडेशन अपघटन होता है ऑर्गेनिक वेस्ट के द्वारा थ्रू द कंजप्शन ऑफ बाय द अर्थवॉर्म इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग। एन अर्थवॉर्म इज फिजिकली एन एयरेटर, जो अर्थवॉर्म होता है वो फिजिकली जो है कि, तो यह दोस्तों एन एयरेटर, क्रशर एंड मिक्सर, यानी कि एयरेटर, क्रशर भी और मिक्स भी करता है, केमिकली डिग्रेडर एंड बायोलॉजिकली स्टिमुलेटर ऑफ डिकम्पोजिशन इन इंडिया। कुछ स्पीसीज मैं आपको अर्थवॉर्म का बता दे रहा हूँ दोस्तों, कुछ जो स्पीसीज होता है अर्थवॉर्म का आर यूज्ड इन वर्मी कंपोस्टिंग, जो कि वर्मी कंपोस्टिंग के लिए यूज किया जाता है। डाइको घैस्टर बोलानी, ड्राविडा विल्सी, पेरियोनिक्स एक्सकेवेटस, यह इंडियन स्पीसीज है। एंड इजनिया फोएटिडा, यूड्रिलस यूगिनिया, एक्सोटिक स्पीसीज दोस्तों अगर कोई पूछेगा तो यूड्रिलस यूगेनिया और इजनिया फोएटिडा। और अगर इंडियन स्पीसीज पूछेगा पेरियोनिक्स एक्सकेवेटस और ड्राविडा विल्सी, यह जो है कि वर्मी कंपोस्टिंग जो कि अर्थवॉर्म के द्वारा होता है। चलिए दोस्तों मैं आगे बढ़ता हूँ अब। तो चलिए मैंने वर्मी कंपोस्टिंग की प्रक्रिया बता दी। अब सेकंड ग्रीन मैन्योर, ग्रीन मैन्योर भी यह उसी का टाइप है ग्रीन मैन्योर। तो इसको चलिए रीड करते हैं। प्रीरियर टू द सोइंग ऑफ द क्रॉप सीड्स सम प्लांट्स लाइक सन, हेम्प और गुआर आर ग्रोन एंड देन mulched by plowing them into the soil. These green plants thus turn into green manure which helps in enriching the soil in nitrogen and phosphorus. यानी कि ग्रीन मैन्योर भी हमारा यह कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट और ग्रीन मैन्योर, यह दोनों हमारा मैन्योर के टाइप्स हैं। अब आते हैं फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स का मतलब होता है उर्वरक, उर्वरक फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स आर कॉमर्शियली प्रोड्यूस्ड प्लांट न्यूट्रिएंट्स, यह कॉमर्शियली वाणिज्य प्रोडक्शन के लिए किया गया है। फर्टिलाइजर सप्लाई नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। फर्टिलाइजर सप्लाई करता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। दे आर यूज्ड टू इंश्योर गुड वेजिटेटिव ग्रोथ, लीव्स, ब्रांचेज एंड फ्लावर्स, गिविंग राइज टू हेल्दी प्लांट्स। फर्टिलाइजर्स आर अ फैक्टर इन द हायर yield ऑफ हाई कॉस्ट फार्मिंग. Fertilizer should be applied carefully in terms of proper dose, time, and observing pre and post application precautions for their complete utilization. यानी कि इसको अप्लाइड किया जाता है केयरफुली इन टर्म ऑफ प्रॉपर डोज, टाइम एंड ऑब्जर्विंग प्री एंड पोस्ट एप्लीकेशन प्रिकॉशंस फॉर देयर कंप्लीट यूटिलाइज। दोस्तों हम फर्टिलाइजर्स के बारे में एक
बढ़िया चीज़ बताने जा रहे हैं कि एनपीके जो होता है दोस्तों, यह कंप्लीट फर्टिलाइजर कहा जाता है, जिसमें एनपीके हो यानी कि नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो और पोटेशियम हो, जिसमें एनपीके हो, उसको कंप्लीट फर्टिलाइजर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? कंप्लीट फर्टिलाइजर। सुन लीजिएगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जो यहाँ पर है, इसमें लिखा नहीं है, उसको कंप्लीट फर्टिलाइजर बोलते हैं। तो फर्टिलाइजर शुड बी अप्लाइड केयरफुली इन टर्म ऑफ प्रॉपर डोज केयरफुली। फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स फर्टिलाइजर्स गेट वास्ड अवे। इसका यह डिसएडवांटेज है कि फर्टिलाइजर जो है कि वास्ट अवे हो जाता है ड्यू टू एक्सेसिव इरीगेशन एंड आर नॉट फुली एब्जॉर्ब, और नॉट फुली एब्जॉर्ब होता है बाय द प्लांट्स। दिस एक्सेस फर्टिलाइजर देन लीड्स टू वाटर पॉल्यूशन, यही वाटर पॉल्यूशन का कारक बनता है। Also, as we have seen in the previous chapter, continuous use of fertilizers in an area can destroy soil fertility because the organic matter in the soil is not replenished and microorganisms in the soil are harmed by the fertilizers used. Short-term benefits of using fertilizer and long-term benefits of using manure for maintaining soil fertility have to be considered while aiming for optimum yields in crop production. तो क्वेश्चन है दोस्तों, फर्स्ट कंपेयर द यूज़ ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स इन मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कंपेयर कैसे करेंगे। तो मैन्योर आप लिख दीजिएगा। मैन्योर जो है कि बल्कि होता है और फर्टिलाइज़र वहीं पे उतना बल्कि नहीं होता है, और मैन्योर सॉल्यूबल होता है वाटर में और फर्टिलाइजर्स इनसॉल्यूबल होता है वाटर में। आप ऐसे कंपेयर करके बता दीजिएगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ अ फार्मिंग सिस्टम। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर मैंने बता दिया था कि कंपेयर द यूज़ ऑफ मैन्योर और फर्टिलाइजर में इन मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी में, कि मैन्योर सॉल्यूबल होता है वाटर में, मैन्योर इनसॉल्यूबल होता है वाटर में, और फर्टिलाइजर्स सॉल्यूबल होता है वाटर में। ये याद रख लीजिएगा, यानी कि फर्टिलाइजर सॉल्यूबल होता है और मैन्योर इनसॉल्यूबल होता है। यह सही है, इससे पहले मैंने गलती से बोल दिया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ अ फार्मिंग सिस्टम विथ मिनिमम और नो यूज़ ऑफ केमिकल्स एज फर्टिलाइजर्स, हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एट्सेट्रा। ऑर्गेनिक फार्मिंग वह फार्मिंग जिसमें कि बिना इन्वायरमेंट, उसमें पॉल्यूटेड नहीं होता, यानी कि उसमें हम लोग कोई भी केमिकल्स का यूज़ नहीं करते, जैसे फर्टिलाइजर्स, हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड एट्सेट्रा, and with a maximum input of organic manures, recycled farm waste, straw and livestock excreta, use of bioagents such as culture of blue-green algae in preparation of biofertilizers, neem leaves or turmeric specifically in grain storage as biopesticides, with healthy cropping systems, mixed cropping, intercropping and crop rotation as discussed below in 15.1.2. Third, these cropping systems are beneficial in insect, pest and weed control besides providing nutrient। यानी कि न्यूट्रिएंट के अलावा भी यह सभी जो सिस्टम है वो बहुत ही बेनिफिशियल है इंसेक्ट, पेस्ट और वीड कंट्रोल करने के लिए, और कमर्शियल पर्पस से भी यह सब, इंटरक्रॉपिंग हुआ, मिक्स्ड क्रॉपिंग हुआ, यह सब बहुत ही ज़रूरी है। तो 15.1.2 सेकेंड इरिगेशन। मोस्ट एग्रीकल्चर इन इंडिया is rain fed, that is the success of crops in most areas is dependent on timely monsoons and sufficient rainfall spread through most of the growing season. Hence poor monsoons cause crop failure। जो हमारे पुअर मानसून्स होते हैं वो कॉज करते हैं क्रॉप फेल्यूर। दोस्तों हम इरिगेशन की डेफिनेशन बता दें तो द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप प्लांट्स बाय मींस ऑफ कैनल्स, वेल्स, रिजर्वायर, ट्यूबवेल्स एट्सेट्रा इज नोन एज इरिगेशन। इसी को हम लोग सिंचाई करना बोलते हैं। रिमेनिंग अबाउट 45% ऑफ क्रॉप्ड एरिया इज अनइरिगेटेड एंड इज डिपेंडेंट ऑन रे। हम आपको बता दें कि कम से कम 45% हमारा रेन पर डिपेंडेंट रहता है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स के लिए। उस चीज़ को रेनफेड एग्रीकल्चर बोलते हैं। यह नोट कर लीजिएगा, यह साइड बुक में ही आपको पढ़ने को मिलेगा, एनसीईआरटी में नहीं दिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंश्योरिंग दैट द क्रॉप्स गेट वाटर एट द राइट स्टेजेस ड्यूरिंग देयर ग्रोइंग सीजन कैन इंक्रीज द एक्सपेक्टेड yields of any crop. Therefore, many measures are used to bring more and more agricultural land under irrigation.
मोर टू नो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ड्रॉट्स अकर बिकॉज ऑफ स्कैरसिटी ऑफ और इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन्स। ड्रॉट्स अकर करता है जब वहाँ पर कमी हो जाती है, रेन्स नहीं होता है और पानी कमी होता है। ड्रॉट पोजेज अ थ्रेट टू रेनफेड फार्मिंग एरियाज वेयर फार्मर्स डू नॉट यूज इरिगेशन फॉर क्रॉप प्रोडक्शन एंड डिपेंड ओनली ऑन रेन। यानी कि ड्रॉट एक थ्रेट है टू रेनफेड फार्मिंग के लिए, एरियाज़ के लिए, जो कि फार्मर्स इरिगेशन नहीं कर पाते हैं उसके फॉर क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, एंड डिपेंड ओनली ऑन रेन, और फार्मर्स डिपेंड रहते हैं रेन पर। लाइट सॉइल्स हैव लेस वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। इन एरियाज विथ लाइट सॉइल्स क्रॉप्स गेट एडवर्सली अफेक्टेड बाय ड्रॉट कंडीशंस। साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड सम क्रॉप वेराइटीज विच कैन टॉलरेट ड्रॉट कंडीशंस। और हमारे दोस्तों वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे वैराइटीज़ क्रॉप के बनाए हैं जो कि टॉलरेट, उनके अंदर क्षमता है ड्रॉट कंडीशंस को भी वह सह सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इंडिया हैज़ अ वाइड वैरायटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड अ हाईली वेरिड क्लाइमेट। अंडर सच कंडीशंस several different kinds of irrigation systems are adopted to supply water to agricultural lands depending on the kinds of water resources available. This includes wells, canals, rivers and tanks. Wells के द्वारा there are two types of wells, namely dug wells and tube wells. In a dug well, water is collected from water bearing strata. डग वेल में वाटर कलेक्टेड किया जाता है जो कि स्ट्रेटा से बियरिंग किया जाता है उसको। ट्यूब वेल्स कैन टैप वाटर फ्रॉम द डीपर स्ट्रेटा। फ्रॉम दिस वेल्स वाटर इज लिफ्टेड बाय पंप्स फॉर इरिगेशन। इसमें वाटर को लिफ्ट किया जाता है पंप के द्वारा इरिगेशन। कैनल्स, दिस इज यूजुअली एन इलाबोरेट एंड एक्सटेंसिव इरिगेशन सिस्टम। यह एक्सटेंसिव इरिगेशन सिस्टम है। इन दिस सिस्टम कैनल्स रिसीव वाटर फ्रॉम वन और मोर रिजर्वायर्स और फ्रॉम रिवर्स। The main canal is divided into branches canals having further distributaries to irrigate field. River lift systems, in areas where canal flow is insufficient or irregular due to inadequate reservoir release, the lift system is more rational. Water is directly drawn from the rivers for supplementing irrigation in areas close to rivers. Tanks के द्वारा भी हम irrigation करते हैं. These are small storage reservoirs which intercept and store the runoff of smaller catchment areas. तो fresh initiatives for increasing the water available for agriculture include rainwater harvesting and watershed management. This involves building small check dams which lead to an increase in ground water levels. हम लोग चेक डैम्स बनाते हैं जो कि इंक्रीज कर देता है ग्राउंड वाटर लेवल्स को. द चेक डैम्स स्टॉप द रेन वाटर फ्रॉम फ्लोइंग अवे एंड आल्सो रिड्यूस सॉइल इरोजन. और यह रिड्यूस करता है सॉइल इरोजन. 15.1.2 थर्ड, क्रॉपिंग पैटर्न्स. डिफरेंट वेज ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स कैन बी यूज टू गिव मैक्सिमम बेनिफिट, जो कि हमें मैक्सिमम बेनिफिट्स देता है. मिक्स्ड क्रॉपिंग इज ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप सिमुलटेनियसली ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड. मिक्स्ड क्रॉपिंग का मतलब होता है दो या दो से अधिक क्रॉप को उसी पीस ऑफ लैंड में बोना, उसी जगह पर कल्टीवेट करना. फॉर एग्जांपल वीट प्लस ग्राम और वीट प्लस मस्टर्ड और ग्राउंड नट प्लस फ्लावर. दिस रिड्यूसेस रिस्क एंड गिव्स सम इंश्योरेंस अगेंस्ट फेल्योर ऑफ वन ऑफ द क्रॉप्स. यह रिस्क को कम करता है और इंश्योरेंस अगेंस्ट है, मतलब ज़्यादा फेल्योर इसमें नहीं, रिस्क ऑफ फेल्योर नहीं रहता है. इंटर क्रॉपिंग इज ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप सिमुलटेनियसली ऑन द सेम फील्ड इन अ डिफिनिट पैटर्न. दोस्तों हम आपको बता दें इंटर क्रॉपिंग और मिक्स्ड क्रॉपिंग में अंतर क्या है. तो चलिए दोस्तों मैं आपको डिफरेंस बता दे रहा हूँ. कंपैरिजन बिटवीन मिक्स्ड क्रॉपिंग एंड इंटर क्रॉपिंग. दोस्तों आप इसको नोट कर लीजिए. मिक्स्ड क्रॉपिंग, फर्स्ट इट एम्स टू मिनिमाइज रिस्क ऑफ क्रॉप फेल्योर. मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या होता है कि लक्ष्य रहता है उसमें कि रिस्क ऑफ क्रॉप फेल्योर का रिस्क उसमें कम रहता है. इंटर क्रॉपिंग में फर्स्ट इट एम्स टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया. यह इंक्रीजमेंट
प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है पर यूनिट एरिया में, क्योंकि इंटरक्रॉपिंग में इज़ ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप, दो या दो से अधिक क्रॉप सिमुल्टेनियसली ऑन द सेम फील्ड इन अ डिफिनिट पैटर्न। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कॉलीफ्लावर एक डिफिनिट पैटर्न में बोया गया और ये मेज़ एक डिफिनिट पैटर्न में, और ये जो यहाँ पर लीफी कॉलीफ्लावर है वो एक डिफिनिट पैटर्न में बोया गया। तो ये डिफिनिट पैटर्न में बोया जाता है और ये मिक्स्ड करके बोया जाता है ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड में। तो इसमें क्या होता है, इंटरक्रॉपिंग और मिक्स्ड क्रॉपिंग में डिफरेंस क्या हो जाता है कि मिक्स्ड क्रॉपिंग का जो सीड्स होता है, टू क्रॉप्स आर मिक्स्ड बिफोर सोइंग, यानी कि बोने से पहले उसको मिक्स करके बोया जाता है मिक्स्ड क्रॉपिंग में। और इंटरक्रॉपिंग में सीड्स ऑफ टू क्रॉप्स आर नॉट मिक्स्ड, उसमें इंटरक्रॉपिंग में दो क्रॉप के, दो फसलों के जो बीज होते हैं उसको नहीं मिक्स्ड किए जाते हैं दोस्तों। और मिक्स्ड क्रॉपिंग में इट इन्वॉल्व्स नो सेट पैटर्न ऑफ रो ऑफ क्रॉप, इसमें कोई भी सेट पैटर्न दोस्तों नहीं होता है ऑफ रो ऑफ क्रॉप्स का मिक्स्ड क्रॉपिंग में। लेकिन इंटरक्रॉपिंग में इट इन्वॉल्व सेट पैटर्न्स ऑफ रोज ऑफ क्रॉप्स, या कतारों में यह फसलें जो है कि पैटर्न में बोया जाता है। और मिक्स्ड क्रॉपिंग में इन दिस मेथड देयर इज़ अ डिफ़िकल्टी ऑफ फर्टिलाइजर अप्लीकेशन टू इंडिविजुअल क्रॉप्स, यहाँ पर डिफ़िकल्टी होती है, कठिनाई होती है कि फर्टिलाइज़र का प्रयोग करें टू इंडिविजुअल क्रॉप्स। लेकिन इंटरक्रॉपिंग में फर्टिलाइजर कैन बी प्लेस्ड एज पर नीड ऑफ द क्रॉप्स, फर्टिलाइजर को प्लेस्ड किया जा सकता है, यानी कि हम यूज़ कर सकते हैं एज पर नीड ऑफ द क्रॉप। तो यही था मिक्स्ड क्रॉपिंग और इंटरक्रॉपिंग का कुछ अंतर। अ फ्यू रोज ऑफ वन क्रॉप अल्टरनेट विद अ फ्यू रो ऑफ अ सेकेंड क्रॉप, फॉर एग्जाम्पल सोयाबीन प्लस मेज और फिंगर मिलेट, बाजरा प्लस काउपी लोबिया। The crops are selected such that their nutrient requirements are different. This ensures maximum utilization of the nutrients supplied and also prevents pests and diseases from spreading to all the plants belonging to one crop in a field. This way both crops can give better returns. The growing of different crops on a piece of land in a pre-plant succession is known as crop rotation. यही दोस्तों इसका डेफिनेशन होगा। जो ग्रोइंग होता है, द ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स ऑन अ पीस ऑफ लैंड इन अ प्री प्लांट सक्सेशन इज नोन एज क्रॉप रोटेशन, इसको नोटिस कर लीजिएगा। डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन क्रॉप रोटेशन इज डन फॉर डिफरेंट क्रॉप कॉम्बिनेशंस। द अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर एंड इरीगेशन फैसिलिटीज डिसाइड choice of the crop to be cultivated after one harvest. If crop rotation is done properly, then 2 or 3 crops can be grown in a year with good harvest. क्रॉप रोटेशन पर यही ध्यान देना होता है कि उसको प्रॉपरली उसके विषय में जानकारी होना चाहिए, क्रॉप रोटेशन के विषय में फार्मर्स को, तभी वो क्रॉप रोटेशन अच्छे से कर पाते हैं। घुघरू पार्थेनियम, तो दो इसके नीचे है 15.1.3 क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। फील्ड क्रॉप्स आर इन्फेस्टेड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ वीड्स, इंसेक्ट, पेस्ट एंड डिजीजेस। क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, अब हम इस टॉपिक पर आ गए हैं दोस्तों, अब इसे रीड कर रहे हैं। इफ़ वीड्स एंड पेस्ट आर नॉट कंट्रोल, अगर वीड्स खरपतवार और पेस्ट को नहीं कंट्रोल किया गया एट द अप्रोप्रिएट टाइम, देन दे कैन डैमेज द क्रॉप्स सो मच दैट मोस्ट ऑफ द क्रॉप इज लॉस्ट, मोस्ट ऑफ द क्रॉप जो है कि लॉस्ट हो जाएगा। वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स इन द कल्टिवेटेड फील्ड। वीड्स क्या होते हैं? जो अनवांटेड प्लांट होते हैं जो कि क्रॉप्स के साथ ग्रोन हो जाते हैं, उसी को वीड्स खरपतवार बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैंथियम, घुघरू, पार्थेनियम गाजर घास और सैपीरिनस रोटंडस, दे compete for food space and light. Weeds take up nutrient and reduce the growth of the crop. Therefore, removal of weeds from cultivated fields during the early stages of crop growth is essential for good harvest. Generally, insect pests attack the plants in 3 ways. First, they cut the root. ये काट देते हैं रूट को, स्टेम को और लीफ को। They suck the cell sap from various parts of the plant. ये चूस लेते हैं। They bore into stem and fruits. या उसमें छेद कर देते हैं into stem and seeds. They thus affect the health of the crop and reduce yields. Diseases in plants are caused by pathogens such as bacteria, fungi and viruses. ये बैक्टीरिया, फंजाई और वायरसेस के द्वारा इनमें डिजीजेज होता है। दिस पैथोजेंस कैन बी प्रेजेंट इन
एंड ट्रांसमिटेड थ्रू द सॉयल वाटर एंड एयर। यह ट्रांसमिट होता है सॉयल वाटर और एयर के द्वारा। वीड्स इंसेक्ट्स एंड डिजीजेस कैन बी कंट्रोल्ड बाय वेरियस मेथड्स। वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज मेथड इज यूज ऑफ पेस्टिसाइड का प्रयोग करके हम रोकते हैं, विच इंक्लूड हर्बिसाइड, जिसमें हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड ये सब इंक्लूड होता है। दिस केमिकल आर स्प्रेड on crop plants or used for treating seeds and soil. However, excessive use of these chemicals creates problems since they can be poisonous to many plant and animal species and cause environmental pollution. या दोस्तों environmental pollution भी cause करता है। Weed control method also includes mechanical removal, preventive methods such as proper seed bed preparation, timely sowing of crops, intercropping and crop rotation also help in weed control. Some other preventive measures against pests are the use of resistant varieties and summer plowing, in which fields are plowed deep in summers to destroy weed and pests. तो चलिए दोस्तों, हमारा पार्ट सेकेंड वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक्स।